हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा हम सभी को मालूम है, हम इस टाइम अपने फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। तो 6 पेपर में हमारा 1.1 और 1.2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम 1.3 करें। तो 1.3 में भी हम लोग क्या है, अपने टीचिंग मेथड्स जो हैं मॉन्टेसरी, मल्टीसेंसरी, प्लेवे, मॉन्टेसरी एंड प्रोजेक्ट मेथड कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। रेनफोर्समेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस, प्रॉम्प्टिंग, फीडिंग, शेपिंग एंड चेनिंग, ये सभी टॉपिक आज की वीडियो में सब कवर हो जाएंगे। तो मैं सही से पढ़ती हूँ और आगे आपको टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ और आप ध्यान से चीज़ों को सुनिए। फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम समझते हैं रेनफोर्समेंट होता क्या है। रेनफोर्समेंट को हिंदी में पुनर्बलन बोलते हैं। इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद इसका प्रिंसिपल सिद्धांत देखेंगे। तो ये वह घटना है जिससे उस अनुक्रिया के होने की संभावना भविष्य में बढ़ जाती है, जो पुनर्बलन कहते हैं। मतलब जो भी रेनफोर्समेंट है वो है जो अनुक्रिया होने वाली है, जो अनुक्रिया हो रही है इस टाइम। तो हम आपके रेनफोर्समेंट देने से उस कार्य का होना भविष्य में और ज़्यादा संभावना उसकी बढ़ जाती है कि भविष्य में ये काम बच्चे के थ्रू होता रहेगा। तो इस चीज़ की अगर हम बात करूँ, हम बच्चे की बात करें तो हमें रेनफोर्समेंट क्या बात करें कि रेनफोर्समेंट में क्या क्या चीज़ें मतलब कि बच्चे के अंदर बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। तो व्यवहार को दिखाने के लिए, जो नए व्यवहार हैं उसको बढ़ाने के लिए, दिखाना नहीं होगा, सॉरी यहाँ बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें समान व्यवहार जो कभी कभी घटित होते हैं। कुछ ऐसे व्यवहार जो कभी कभी अच्छे व्यवहार है लेकिन वो क्या है कभी कभी बच्चे के अंदर शो करते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए। उसके बाद बात करें मान्य स्तरों पर व्यवहार को बनाए रखने के लिए, जो भी बच्चे का प्रॉपर बिहेव है उस व्यवहार को हमेशा के लिए परमानेंट बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए। तो इन सब कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, पुनर्बलन का यूज़ करते हैं। आगे चल के देखेंगे एग्जैक्ट पुनर्बलन होता क्या है। एग्जैक्ट में बात करूँ एक अपने नॉर्मल वर्ड्स में, कि अगर आप बच्चे के साथ एक काम कर रहे हो, एक टीचर या एक पेरेंट बच्चे के साथ काम कर रहा है, तो बच्चा हम जानते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो लालच, हर चीज़ के लालच से काम करते हैं ना, कि आपने अगर ये काम किया तो उस काम के बदले मैं आपको टॉफ़ी दूंगा। तो बच्चे को अगर काम में इंटरेस्ट भी नहीं हो, तो टॉफ़ी में इंटरेस्ट है, वो बच्चे की फेवरेट है, तो बच्चा उस टॉफ़ी के लिए उस कार्य को करना स्टार्ट कर देगा। अगर बच्चा उस कार्य को करता है, उस कार्य को करने के तुरंत बाद आप बच्चे को एज ए रेनफोर्समेंट टॉफ़ी देते हो या फिर कुछ अलग से अन्य चीज़ देते हो, तो वो चीज़ बच्चे के लिए रेनफोर्समेंट कहलाएगा। आगे देखें पुनर्बलन के सिद्धांत। पुनर्बलन के क्या सिद्धांत है। पुनर्बलन स्पष्ट लक्ष्य व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। जो भी आपका रेनफोर्समेंट है वो क्या है, स्पष्ट क्लियर जो उसका लक्ष्य होता है, गोल होता है, वो उसके बिहेवियर पे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि बच्चा उचित व्यवहार नहीं करता है, अगर बच्चे का जो व्यवहार है, बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं है, गलत व्यवहार है, तो उस कंडीशन में हमें बच्चों को पुनर्व्यवहार नहीं देना होता है। पुनर्बलन लक्ष्य व्यवहार के तुरंत बाद होना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने चूज़ कर रखा है, बच्चा इस काम को आपके बेसिस के हिसाब से करने लगा है, तो आप तुरंत उसके बाद बच्चे को क्या करो, बच्चे को पुनर्बलन दो। इससे क्या होगा, बच्चा समझ जाएगा चीज़ों को कि आप जब मैं ये अच्छा काम करता हूँ उसके बदले मुझे टॉफ़ी मिलती है, फिर कुछ अन्य चीज़ मिलती है। आगे बात करें व्यवहार सुधार कार्यक्रम के प्रारंभिक चरणों में लक्ष्य व्यवहार करें जो भी पुनर्बलन दिया जाता है। जो भी बच्चे के अंदर बिहेवियर है, उस बिहेवियर में जो भी हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, सुधार लाना है, तो वो क्या प्रारंभिक चरणों में लक्ष्य व्यवहार करें बच्चे के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, ताकि बच्चा क्या है चीज़ों को लेके मोटिवेट हो, वो बोर ना हो। उस कंडीशन में बच्चों को क्या है पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट दिया जाता है। आगे बात करें जब विशेष व्यवहार ग्रहण कर लिया जाता है तो शिक्षक की पुनरावृत्ति को रोक कर देना चाहिए। जो व्यवहार आप देना चाहते थे और उस व्यवहार की वजह से आप बच्चे को रेनफोर्समेंट दे रहे थे, जो भी दे रहे थे रेनफोर्समेंट, तो उसको अगर आपको लगता है बच्चे के व्यवहार में ये स्किल अब आ गया है, वो बच्चे ने चीज़ें ग्रहण कर ली है, तो जो हमारा पुनर्बलन है उसको क्या करना चाहिए, उसको देने की स्पीड थोड़ी कम कर देनी चाहिए। बच्चे को रोक कर आप प्रति एक स्किल पे बच्चे को रेनफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। फिर बात करें हमेशा वास्तविक या मूर्त पुनर्बलन के साथ सामाजिक पुनर्बलन देना चाहिए। वास्तविक और मूर्त जो चीज़ आप बच्चे को दे रहे हो पुनर्बलन के रूप में, चाहे वो टॉफ़ी हो सकती है, बच्चे को कोई बच्चे का फेवरेट खिलौना, बॉल, बैट हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, बच्चे को टीवी देखना पसंद हो, आप बच्चे को थोड़ा पुनर्बलन के रूप में थोड़ी देर टीवी भी दिखा सकते हो। तो यहाँ बात कर रखा, जो भी आप वास्तविक पुनर्बलन के रूप में बच्चे को दे रहे हो उसके साथ आपको क्या देना है, सोशल रेनफोर्समेंट, मतलब आपका सामाजिक पुनर्बलन, जैसे शाबाश, बच्चे के लिए तालियां बजाना, गुड कहना, उसके पीठ थपथपाना, स्माइल करना, इस तरह की भी बच्चे को साथ साथ चीज़ें देनी चाहिए पुनर्बलन।
नेक्स्ट बात करूँ व्यवहार कार्यक्रम की लक्ष्यता आते आते मूर्त या वास्तविक पुनर्बलन को हटा देना चाहिए। जो भी आप बच्चे के व्यवहार में चीज़ डेवलप करना चाह रहे हो और जब वो चीज़ बच्चे के व्यवहार में आ जाती है तो उसके साथ साथ आपको जो बच्चे का आप पुनर्बलन दे रहे हो, मतलब कि मटेरियल वाला ये चीज़ जो रियल में आपको बच्चे के साथ एक्टिविटी करा, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे हटा देनी चाहिए। और जो आपका सोशल रेनफोर्समेंट है वो क्या है, बच्चे के व्यवहार के जब तक वो होता है बच्चे को सोशल रेनफोर्समेंट देते रहना चाहिए। आगे पढ़ें। टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण किसे कहते हैं? टास्क एनालिसिस की इंग्लिश होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं ये किसी भी कार्य को क्या है, देरी से करते हैं, देरी से सीखते हैं अथवा कार्य को बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं। तो उनके लिए क्या है, प्रत्येक कार्य को, जैसे हम सभी जानते हैं बच्चे स्पेशल होते हैं, इनकी एक अलग से नीड्स होती है चीज़ों को लेकर। तो इनके लिए एक छोटे से छोटा टास्क भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसके कारण वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी के बेसिस पे इन बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों के छोटे कार्य को भी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को हम लोग टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण कहते हैं। यहाँ बात कर रखा है प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी बच्चे के लिए क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इनको कार्य सीखने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है बच्चों को। तो कार्य विश्लेषण वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को जो भी आपको सिखाने वाला है, जो भी आपको बच्चे को क्रिया सिखानी है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और इजी वे में डिवाइड करके बच्चे को एक एक छोटा छोटा पोर्शन सिखाकर तब बच्चे को हम बड़ा स्किल्स सिखा सकते हैं। बच्चा एक साथ बड़े स्किल्स को नहीं सीख सकता है, इसलिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पे, फिर है सहायता या प्रोत्साहन, इसे इंग्लिश में प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इसमें बात करें हम बच्चों को लक्ष्य व्यवहार विशेष को सिखाने के लिए, जो भी आपको बच्चे के बिहेवियर में चीज़ें डेवलप करनी है, सिखानी है, तो उसके लिए आपको बच्चे को क्या है, दी जाने वाली सक्रिय मदद। जो भी आप बच्चे को हेल्प करते हो, जो भी उसकी मदद करते हो या फिर उसको प्रोत्साहित करते हो, तो उस सब का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रॉम्प्टिंग या सहायता कहते हैं। जो हमारी प्रॉम्प्टिंग है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। फिजिकल प्रॉम्प्ट मतलब शारीरिक सहायता आपका होता है, फिर है आपका ये शाब्दिक सहायता वर्बल प्रॉम्प्ट, उसके बाद है आपका ये सांकेतिक सहायता गेस्चर प्रॉम्प्ट। एक एक करके इन तीनों प्रॉम्प्टिंग पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं, जब आप बच्चे को किसी तरह की कोई एक्टिविटी करा रहे हो और बच्चे को मदद की ज़रूरत है, बच्चे एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को आप फिजिकली रूप से उसको मदद कर रहे हो। जैसे आप कुछ कलरिंग कर रहा है बच्चा, तो उस कलरिंग को आपने हाथ पकड़ा के बच्चे के साथ कराया, बच्चे को खाना खा रहा है, बच्चे को आपने अपने हाथ से उसके हाथ को होल्ड करके उसको चीज़ें करनी सिखाई। तो इस तरह की अगर आप हेल्प बच्चे को दे रहे हो तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल प्रॉम्प्ट है। नेक्स्ट बात करें वर्बल प्रॉम्प्ट मतलब शाब्दिक सहायता, कि आप जो बोलकर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हो, उस तरह की सहायता क्या होती है, वो आपकी वर्बल सहायता होती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को बच्चा प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा, तो बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि बच्चा फिजिकल प्रॉम्प्ट से आगे जा चुका है, उसे फिजिकल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है। आप उसे अगर बच्चे आपको लगता है कि बच्चे को आप वर्बली इंस्ट्रक्शन दोगे और बच्चा उस कार्य को सही ढंग से करेगा, तो आप उस कंडीशन में वीपी बोल सकते हो, वर्बल प्रॉम्प्ट दे सकते हो उसे। गेस्चर प्रॉम्प्ट इशारा करना या फिर सांकेतिक, अगर आपको लगता है बच्चे को फिजिकल एंड वर्बल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बच्चे को छोटा सा इशारा दोगे और बच्चा उस कार्य को करने लगेगा, तो इस कंडीशन में जो आप बच्चे को देते हो उसे गेस्चर प्रॉम्प्ट या फिर आपकी सांकेतिक सहायता कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा फेडिंग। बच्चे को व्यवहार विशेष सिखाने की प्रक्रिया में जब शिक्षक धीरे धीरे अपने सक्रिय सहयोग को कम करने लगे, जो आप बच्चे को कार्य सिखा रहे हो और आपको लगता है वो कार्य बच्चा सीख गया है, बच्चे के व्यवहार में वो चीज़ उत्पन्न हो गई है, तो जो धीरे धीरे आप बच्चे को सहायता दे रहे हो, उसे पुनर्बलन दे रहे हो, तो उस चीज़ को हम उसे लाइफ टाइम नहीं दे सकते ना, वरना बच्चा हम पे डिपेंड होकर रह जाएगा। तो उस चीज़ को हम जब हमें लगता है बच्चे ने वो काम करना शुरू कर दिया है अपना, तो हम एक साथ नहीं हटा सकते अपनी प्रॉम्प्टिंग को या रेनफोर्समेंट को, तो हमें उसे धीरे 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 उस चीज़ को हमें कम करते हुए ख़त्म करना होता है। तो हमारा ये जो प्रोसेस होता है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट बन सके, तो ये प्रोसेस होता है, इसे हम फेडिंग बोलते हैं या फिर कम करना बोल सकते हैं हिंदी में।
आगे बात करें, आगे है हमारा शेपिंग। शेपिंग में क्या होता है, शेपिंग क्रिया में कदम दर कदम उन सभी छोटे छोटे व्यवहारों के कार्य, मतलब जो भी आप बच्चों को, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग टास्क एनालिसिस के थ्रू हम बच्चे को कार्य सिखाते हैं। तो अगर आपको लगता है टास्क एनालिसिस का एक छोटा सा भी स्किल बच्चे ने कर लिया है, उस कार्य को बच्चा कर रहा है या फिर उसका मोटिवेट हो रहा है, उस कार्य को करना वो चाह रहा है, तो इस छोटे छोटे स्तर पे भी आप क्या कर सकते हो, बच्चे को पुनर्बलन दे सकते हो, बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है बच्चे को आगे बढ़ने में क्या करती है, आगे बढ़ने में मोटिवेट कर सकती है और बच्चे को उसके लक्ष्य व्यवहार को उसके लक्ष्य में लाने उसके लक्ष्य को उसके व्यवहार में लाने तक की क्या हम मदद करते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, प्रति एक सफल प्रयास पर आप बच्चे को पुनर्बलन दे रहे हो, बच्चे की मनपसंद की चीज़ दे रहे हो, तो वो आप प्रक्रिया आपको शेपिंग कहलाती है। आगे बात करें, आगे है हमारी चेनिंग। चेनिंग प्रक्रिया क्या होती है, जब किसी लक्ष्य व्यवहार को हम लोग क्रिया विश्लेषण द्वारा छोटे छोटे चरणों में रखना, जैसे हमने अब कोई भी कार्य को छोटे छोटे चरणों में रख के, मतलब टास्क एनालिसिस के थ्रू बच्चे को सिखाया है। अब बच्चा क्या है, सारे टास्क सीख गया है जो टास्क एनालिसिस के थे, तो उन टास्क को अब हमें एक साथ भी तो करना है, जो हम उसे एक उसमें पिरोते हैं, जब चेनिंग उसकी एक से एक हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं चेनिंग। तो व्यवहार को सीख पाना ही श्रृंखलाबद्धता है। तो श्रृंखला जो हमारी चेनिंग होती है वो दो तरह से चेनिंग होती है, एक होती है हमारी अग्र श्रृंखलाबद्ध, एक होती है पश्च श्रृंखलाबद्ध, मतलब फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग जो एक्टिविटीज़ आप स्टार्टिंग से लेके एंड वाले पॉइंट पे ही एंड करते हो उसे हम फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। जैसे कुछ कार्य होते हैं कि वो और एक होता है हमारा बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग मतलब जो कार्य हम लास्ट से स्टार्ट करके स्टार्टिंग में आकर एंड कर रहे हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग आप लोग समझ जाओगे, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टार्टिंग का हमने वहाँ से स्टार्ट करके उसे एंड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग समझने की बात है, जैसे कुछ चीज़ हम जानते हैं कि बच्चे को हमें चीज़ें उतारने से पहले पहनना सिखाना पड़ेगा, जूता पहनना है, मोजा पहनना है, का शर्ट के बटन लगाना है, शर्ट उतारना है, तो हमें पहले पहनना सिखाना होता है और बाद में उतारना। लेकिन हम एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें देखें तो हमारा उतारना ईजी है और पहनना भारी है। अगर हम बच्चों को पहले उतारना सिखा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग, उसके बाद उतारने के बाद उसे हम पहनना सिखाएंगे। तो देन आई होप आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज समझ में आई होंगी, जो मैंने सही से पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।